आज हम एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर जो आपके लिए एडिटोरियल लेके आए हैं वो है डिजिटल वित्तीय समावेशन का वैश्वीकरण। वित्तीय समावेशन हम पढ़ते हैं कि वित्तीय समावेशन होता क्या है कि लोगों तक जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो भी फाइनेंस के लिए रिलेटेड काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, उन तक लोगों की पहुंच या उनकी लोगों तक पहुंच, ये वित्तीय समावेशन कहलाता है। भारत के अंदर वित्तीय समावेशन की स्थिति एक दशक पूर्व देखी जाए तो बेहद ही एक निचले स्तर पर थी। काफी कम परसेंटेज में लोगों के बैंक अकाउंट्स थे, वो बैंकिंग प्रक्रियाओं से जुड़े हुए थे। वर्तमान में हमने वित्तीय समावेशन को डिजिटल वित्तीय समावेशन की ओर हम लेके गए हैं। और उसका हमने जब G20 समिट अभी भारत में होने वाली है, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे, और अभी हुई है समिट, उसके अंदर की वैश्वीकरण, इस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका वैश्वीकरण किया जाए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये G20 जो समिट्स हुई है, ये G20 का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि G20 इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि भारत को इसकी प्रेसिडेंसी अभी वर्तमान में मिल गई है 1 दिसंबर 2022 से नेक्स्ट 2023 तक। तो भारत अभी इसकी अध्यक्षता करेगा। और इसका शिखर सम्मेलन अपने न्यू दिल्ली में प्रस्तावित है 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक। अभी हाल ही एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि शेरपा जो होते हैं, इसके अंदर प्रतिनिधि होते हैं, उनकी मीटिंग अभी उदयपुर में हमारे 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हुई है। G20 एक समूह है देशों का। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। तो एक बड़ा ग्रुप है, अच्छे जो आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं उनका। तो ये काफी डिसीजंस और अच्छे नवाचार और अच्छे नीतिगत निर्णय लेके आते हैं सामने जब ये समिट होती है, जो कि अच्छे जो आर्थिक क्षेत्र है उसके लिए अच्छे माने जाते हैं, उनको अपनाए जाएं देशों द्वारा। तो काफी अच्छी वो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर पाते हैं। सहयोग भी मिलता है और मार्गदर्शन भी मिलता है। अब हम बात करें कि G20 की जो विभिन्न रिपोर्ट और जो वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए हम हमेशा ही प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इस दिशा में हमने काफी प्रगति की है। काफी हमने पूरी दुनिया वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पा रही। ऐसी क्या चीज है जो इसको रोक रही है? हम कुछ हद तक हम पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि 71% अकाउंट होल्डर वर्तमान में पिछले एक दशक में अंदर हो गए हैं विकासशील देशों के अंदर। 71% जो पीपल हैं वो अकाउंट होल्डर बन चुके हैं बैंक के अंदर। लेकिन फिर भी ये डिजिटल जो प्रौद्योगिकियां हैं, इन डिजिटल प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता का सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज हम जो वर्तमान में जो हमारे पास है वो क्या है, और क्यों हमें वित्तीय समावेशन आवश्यक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो एडिटर है उन्होंने वित्तीय समावेशन की आवश्यकता बताई है कि वित्तीय समावेशन क्यों जरूरी है। लंबे समय से आर्थिक वृद्धि के लिए इसको मान्यता दी गई है कि एक देश की वित्तीय समावेशन की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना फाइनेंशियली मजबूत उसके लोग हैं और कितने अवेयर हैं, कितने लिटरेट हैं। तो हम देखते हैं कि एसडीजी गोल्स, एक तो हमारे जो करीब सात पूरे जो एसडीजी गोल है 17, उनमें से 7 एसडीजी गोल्स वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए हैं। तो उनको पूर्ति करने के अंदर हमारे लिए काफी टाइम, हमारे पास 7 साल का समय बचा है, 2030 तक हमें पूरे करने हैं। तो उसके लिए भी वित्तीय समावेशन आवश्यक है। गरीबी को कम करेगा। डीबीटी स्कीम्स वगैरह काफी चीजें हैं जो सीधी जुड़ी हुई है वित्तीय समावेशन से। अर्थव्यवस्था को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में ये प्रतिबिंबित करता है। तो इसके लिए 2010 के अंत में G20 के राजनेताओं ने वित्तीय समावेशन को वैश्विक विकास एजेंडे के मुख्य स्तंभों में से मान्यता दी थी। मतलब G20 देश इस पे विचार कर रहे हैं। उन्होंने एक इसका अनुमोदन भी किया था, FIAP। FIAP क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान बनाया और G20 के देशों में और अन्य देशों में इसको लागू करने के लिए रखा गया। G20 देश तो लागू करेंगे करेंगे, अन्य देशों में लागू करने के लिए इन्होंने एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना कर दी, और जो कि अन्य देशों के अंदर भी इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, जो G20 में शामिल नहीं है। अब हम देखें कि पिछले एक दशक में विकासशील देशों में अपना खाता रखने वालों की संख्या लगभग दोगुनी, अगर 71% हो गई है, जो कि मुख्यतः तकनीकी नवाचार के साथ में हुई है। मतलब स्मार्टफोन्स, फिनटेक वगैरह, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, इन चीज़ों के थ्रू जो डिजिटल इनोवेशंस हैं, इनके माध्यम से ही हमने ये जो मुकाम पाया है 71% वाला, ये पाया है। लेकिन वही बात है कि प्रश्न ये रहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम अभी भी संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे पास 31% आबादी ऐसी है दुनिया की, जिनमें महिलाएं हैं, गरीब हैं, कम शिक्षित वयस्क शामिल हैं, जो अभी भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रह रहे हैं। तो इसको देखते हुए एक डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम पर विचार करने की आवश्यकता सामने आती है, और एक नई क्रांति, एक नया तरीका ढूंढने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले वित्तीय समावेशन के लिए जो हमारे पास एक काम, इसने जो एडिटर ने टर्म यूज की, इंडिया स्टेट, इससे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। थोड़ा इसके डिटेल के लिए मैंने टेलीग्राम पे मैं एक आपको शेयर भी कर दूंगा एक लिंक।
आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, इंडिया स्टेक क्या है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। इंडिया स्टेक क्या एक सिस्टम है पूरा, कोई सिंगल एजेंसी नहीं है, कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर एक काफी स्ट्रक्चर्स और काफी एजेंसी शामिल है। ये स्ट्रक्चर किस लिए खड़ा किया गया है? ये है कैशलेस सेवा वितरण के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि कैसे हम कैशलेस सर्विसेज लोगों को उपलब्ध करवाएं, मतलब आपका पेमेंट कैशलेस हो और कैशलेस ही आपको वो सर्विस आपको वापस मिल जाए। तो ये इन चीजों के लिए एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। ये एक सेट ऑफ एपीआई है। एपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। इस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, कंप्यूटराइज डिजिटल इकोसिस्टम बनाया गया है जो कि ये काम करता है। इसके अंदर क्या है? यूआईडीआई एक मुख्य इसका धारक है। यूआईडीआई एक मुख्य इसका एक तरह से हम नोडल मान सकते हैं कि जो इसको एक प्रमाणन देता है कि वास्तव में केवाईसी वगैरह करके कि हाँ ये जो चीज जो ये पेमेंट हो रहा है या ये जो सर्विस दी जा रही है ये उसी व्यक्ति को दी जा रही है जिसने भुगतान किया है और ये भुगतान उसी के अकाउंट से होना है। तो इस तरह से यूआईडीआई एक मुख्य इसमें धारक है। इसके घटक हम देखें तो एक आधार और एनपीसीआई। एनपीसीआई से आप परिचित हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा पेमेंट जो सिस्टम है और यूपीआई वगैरह आपके कैशलेस पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनके लिए ये काफी ये जिम्मेदार संस्था है। तो इसका पूरा जो उद्देश्य वो यही है कि पेपरलेस एंड कैशलेस डिलीवरी सिस्टम देना। दूसरे देशों तक भी इसको हम यूज करने के लिए अब हमने किया है कि ऐसा नहीं कि भारत में काम करता है इंडिया स्टेक, ये पूरे विश्व के अंदर अन्य देशों के लिए भी काम करता है। आप पेमेंट कहीं और दूसरी जगह भी करते हैं तो वहां पर भी ये काम करता है। इसका जो मूलभूत स्वरूप है वो अन्य देश चाहे वो विकसित हो या उभर रहे हो उनकी अनूठी जरूरतों के अनुरूप वहाँ की उपलब्ध परिस्थितियों में भी लागू किया जा सकता है। तो इस दौरान अब देखो, जब इंडिया स्टेक हमने 2009 में स्टार्ट किया था, इसमें स्टार्टिंग इसी 2009 में ये कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद से 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मासिक यूपीआई भुगतान को संभव बना दिया है इसने। 1.3 बिलियन आधार पंजीकरण का आंकड़ा हमने हासिल कर लिया है। जेम, जो आप जानते हैं, जेम जन आधार मोबाइल, इन दोनों को जनधन आधार और मोबाइल अकाउंट, ये आधार से कनेक्टिविटी और ये मोबाइल से कनेक्टिविटी, इसके साथ हमने 470 मिलियन से अधिक लाभार्थी हमारे वर्तमान में हैं। इनमें से 55% हम महिलाएं हैं, 67% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया स्टेक के एक नए जो इसका जो बेसिक टेम्पलेट है उसको और अच्छा से इनोवेटिव इसको बना के, जो प्रश्न हमारे सामने है कि हम क्यों अभी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए हमको इसको और अच्छे से हमें निजी क्षेत्र के साथ में मिलकर इसको बढ़ावा देकर हमको करना चाहिए। तो हमारा हमारा जो उद्देश्य वो ये बना जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से बढ़कर हमको अब डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहिए। अब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे थे हम, अब डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। एक मुख्य बात इसमें और कही है कि ये ऐसे घटनाओं को एक दूसरे के पूरक बनाने के लिए एकीकृत मंच के रूप में परिवर्तित करता है। ये तो इस इंडिया स्टेक की बात हुई। तो इस दृष्टिकोण ने विकास की गति को एक लंबी छलांग दी है। क्यों? क्योंकि इंडिया स्टेक क्या करता है कि ये जो नियामक है, इन दोनों के बीच में संतुलन पैदा करता है। जो विनियामक, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है और जो प्राइवेट सेक्टर के जो इनोवेशन है, उन दोनों के बीच में संतुलन करता है। एक उन दोनों को समन्वित करता है और उनको एक माहौल देता है आगे बढ़ने का। जो वर्तमान का हमारा इकोसिस्टम है उसमें उनको आगे बढ़ने का एक अनुकूल ये माहौल देता है। इसलिए इंडिया स्टेक इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसी के अच्छे अच्छे इनोवेशंस लेके हम इंडिया स्टेक को और अच्छे से बढ़ावा देंगे तो हम निश्चित ही तौर पर 71% जो हम पहले अचीव कर चुके हैं और 31% आबादी जो पूरी दुनिया की बची हुई है उसको भी काफी कम समय में हम इसको गेन कर लेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि एफआई से बढ़कर हमको जाना है सीधा डिजिटल एफआई की ओर। मतलब डिजिटलाइजेशन पे हमको बढ़ावा देना पड़ेगा सीधा यहाँ पे। तो और G20 इसमें हमारी हेल्प कर ही रहा है, एफआईएपी और जीपीएफआई के थ्रू। तो इस तरीके से एडिटर ने ये कहा है कि अब जब हमारे पास एसडीजी गोल्स पूरे करने के केवल 7 सालों का समय बचा है तो एक विश्वव्यापी क्रांति के रूप में डिजिटल वित्तीय समावेशन की शुरुआत करने के लिए इसी गति, महत्ता और गुणवत्ता को आगे बनाए रखने की जरूरत है। तो इसलिए G20 के अंदर भी इसको एक मुख्य मुद्दा बनाया गया है। और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता जो पिछले दशक तक थी वो वित्तीय समावेशन की ही थी। हम किसी को लाभ भी दें तो किस प्रकार दें, एक वित्तीय समावेशन होने की जरूरत थी। हमने काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस वगैरह, काफी बैंक्स को हमने नेशनलाइज बैंक्स कर दिए उनको, ताकि वो उनके लिए सेकंड शेड्यूल के अंदर शामिल होने के लिए उनकी बैंक्स की जो शाखाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करने के, ग्रामीण बैंक्स, रूरल बैंक्स वगैरह, काफी रीजनल बैंक्स, काफी हमने कोऑपरेटिव बैंक, काफी हमने काम किया है इसके ऊपर। और भारत वास्तव में एक अच्छी स्थिति में है वित्तीय समावेशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एक बढ़िया है। और इसमें प्रश्न आप किसी तरीके से बन सकते हैं, वित्तीय समावेशन क्या है, क्या इसमें संस्थाएं हैं, क्या भारत के प्रयास हो रहे हैं। एक आईआर के तौर पे देखा जाए तो G20 के अंदर हमने वित्तीय समावेशन पे कितना जोर दिया है, डिजिटल वित्तीय समावेशन की हम बढ़ रहे हैं। कुछ फैक्ट्स आप इसमें से यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है 71% अकाउंट्स बने हैं और अपने यहाँ पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए से मासिक भुगतान हमने किया है। 1.3 बिलियन हमने आधार पंजीकरण कर चुके हैं हम। कितने 470 मिलियन से हमारे जेम के लाभार्थी हैं। तो इस प्रकार से हम एक अच्छा इसमें आंसर का क्वेश्चन आए इससे संबंधित, तो हम अच्छे डाटाज को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंडिया स्टेक का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, पूछा भी जा सकता है छोटे जो
अंकों वाले प्रश्न होते हैं, कम अंकों वाले प्रश्न, उसमें इंडिया स्टेट के बारे में पूछा भी जा सकता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।